दोस्तों आज मैं शानदार तमिल मूवी डीएनए को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो 2025 में रिलीज हुई है। इस मूवी में आप देखेंगे कि एक आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, नवजात बच्चों की अदला बदली भी। तो देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉच एंड पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है 2014 से, जहाँ वज्रराजन एक क्लाउड आर्किटेक्ट यानी हॉस्पिटल के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने वाला सॉफ्टवेयर बनाता है। एक रात वो काम से अपने घर के लिए निकलता है और तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन थकान और नींद आने के कारण उसकी कार एक बाइक से टकरा जाती है। इस हादसे में बाइक पर सवार आदमी और उसकी वाइफ की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन उनका नवजात बच्चा बच जाता है। तभी वरदराजन के हॉस्पिटल का एक एम्बुलेंस ड्राइवर राजेंद्रन उसे देख लेता है। राजेंद्रन वरदराजन की मदद करता है ताकि उसका नाम इस हादसे में ना आए। वरदराजन उस बच्चे को अपने पास हॉस्पिटल लेकर आता है। राजेंद्रन चालाकी से पुलिस को झूठी कहानी सुनाकर वरदराजन को बचा लेता है। इसी बीच एक दुखी आदमी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है क्योंकि डॉक्टर उसे बताती है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन आपकी वाइफ सेफ है। वो रोते हुए बताता है कि उसकी पत्नी 10 साल बाद प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसका बच्चा अब नहीं बचा। वज्रराजन और राजेंद्रन को उस पर दया आती है और वो उस हादसे में मिले बच्चे को उस आदमी को सौंप देते हैं। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और वज्रराजन को भी अपने इस कार्य से सुकून मिलता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम आनंद को शराब के नशे में डूबा हुआ देखते हैं। उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया होता है, जिसके गम में वो हर समय शराब पीता रहता है। उसके दोस्त खास करके वेंकट उसकी इस आदत से तंग आ चुके होते हैं और उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। इधर आनंद का छोटा भाई हर काम में अव्वल होता है और उसके पिता उससे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब आनंद घर लौटता है तो उसकी माँ को छोड़कर सभी का मुंह बन जाता है। आनंद के पिता उसे शराब पीने के लिए खूब डांटते हैं, लेकिन आनंद उनकी बातों को अनसुना करके चला जाता है। इस वजह से उसका छोटा भाई भी इसकी इज्जत नहीं करता और उसे ताना मारता है। दूसरी ओर हम दिव्या को देखते हैं, जो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रही होती है। उसे लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे चुप रहने की सलाह देती है, क्योंकि पहले भी उसकी खुलकर बात करने की आदत की वजह से उसके कई रिश्ते टूट चुके होते हैं। फिर भी दिव्या जैसे ही लड़के वालों से मिलती है, वो खुलकर बातें करना शुरू कर देती है। उसका व्यवहार देखकर लड़के वाले उसे पागल समझते हैं और रिश्ता ठुकराकर चले जाते हैं। दिव्या की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। हमें पता चलता है कि दिव्या बचपन से ही बहुत सेंसिटिव है और अपने मन की बातें छुपा नहीं पाती। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगली बार जब रिश्ते देखने आए तो उन्हें दिव्या की इस स्थिति के बारे में पहले ही बता देना चाहिए। बातचीत के दौरान दिव्या अपनी सभी दवाइयों के नाम फटाफट बता देती है। ये सीन दिखाता है कि भले ही वो ज्यादा बोलती है, लेकिन उसका दिमाग तेज है। आनंद के घर पर उसके छोटे भाई के लिए एक रिश्ता आया हुआ होता है। आनंद के पिता ने रिश्तेदारों को आनंद की शराब के लत के बारे में नहीं बताया होता, ताकि परिवार की बदनामी ना हो। लेकिन उस रात आनंद नशे में धुत होकर घर आता है और अनाप शनाप बोलने लगता है, यहाँ तक कि वो नशे में अपनी पैंट में सुसु भी कर देता है। ये देखकर लड़की वाले तुरंत चले जाते हैं और आनंद के पिता से कहते हैं, पहले अपने बड़े बेटे को संभालिए, फिर रिश्ते की बात करेंगे। इस अपमान के बाद आनंद के पिता उसे खूब सुनाते हैं कि उसने पूरे परिवार का जीना हराम कर रखा है। आनंद के दोस्त खास करके वेंकट उसे उसके कमरे में ले जाकर समझाते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूलकर जीवन में आगे बढ़े। तेरी गर्लफ्रेंड ने तो दूसरे से शादी कर ली, फिर क्यों तू उसके लिए अभी भी मर रहा है। तब आनंद अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे फोन किया था और जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करता था। इस बात के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है कि अगर वो फोन उठा लेता तो ऐसा नहीं होता। वेंकट उसे समझाते हैं, तू शराब पीना छोड़ दे, तभी सबको सुकून मिलेगा। आनंद पर उसकी बातों का असर होता है और आनंद शराब छोड़ने का फैसला करता है। वो एक आश्रम में चला जाता है, जहाँ वो अपनी लत पर काबू पाने की कोशिश करता है। उधर आनंद के पिता ये सोचते हैं कि उसकी शादी करा देना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। वे दिव्या को आनंद के लिए पसंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी के बाद आनंद सुधर जाएगा। आनंद आश्रम से लौटने के बाद अपने परिवार के साथ दिव्या को देखने जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो अभी भी अपनी जिंदगी को लेकर उलझन में है। तब आनंद के पिता उसकी शादी पक्की कर देते हैं। शादी के दिन वेंकट दो औरतों को बात करते हुए सुन लेता है, जो कह रही होती है कि दिव्या पागल है और शायद लड़के वालों को ये नहीं पता। वो ये बात आनंद के पिता को बताते हैं, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनको सब पहले से ही पता होता है।
उनकी प्राथमिकता बस आनंद की शादी कराना होता है। वेंकट फिर आनंद से कहता है कि वो रिश्ता तोड़ दे क्योंकि दिव्या की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आनंद जो शादी के मंडप में दिव्या को टेंशन में देखता है और उसका साथ देने का फैसला करता है। वो कहता है मैं शादी इसी से ही करूँगा। आनंद और दिव्या की शादी हो जाती है। उनकी पहली रात को दोनों खुलकर बातें करते हैं और उनकी आपसी समझ बढ़ती है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और सीन उनके रिश्ते की शुरुआत की खूबसूरती को दिखाता है। शादी के बाद आनंद और दिव्या एक अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। आनंद अब शराब छोड़ चुका होता है और एक अच्छी नौकरी शुरू करता है। वो दिव्या से बहुत प्यार करने लग जाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही होती है। एक दिन दिव्या बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दिव्या की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश होते हैं और उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आती है। कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आता है। हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो बेथेल हॉस्पिटल में सामान बेचने के बहाने आती है और मौका पाकर एक नवजात बच्चा को चुराकर ले जाती है। इधर दिव्या की डिलीवरी का समय आ गया होता है। वो बेथेल हॉस्पिटल में एडमिट हुई होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक बेटा हुआ है। बच्चे को दिव्या की गोद में देकर साइड में लिटा दिया जाता है। बच्चे के हाथ पर एक सीरियल नंबर वाली पर्ची लगाई जाती है जो माँ के नंबर से मेल खाती है। आनंद के परिवार वाले इस खबर से बहुत खुश होते हैं। आनंद के पिता पंडित जी को बताते हैं जो कहते हैं कि बच्चा वृषभ राशि में पैदा हुआ है और बहुत ही भाग्यशाली होगा। लेकिन उसी हॉस्पिटल में वो बूढ़ी औरत फिर बच्चा चुराने के इरादे से आती है। जब आनंद दिव्या से मिलने जाता है तो वहाँ बच्चा नहीं होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे ऑक्सीजन के लिए इंक्यूबेटर में रखा गया है। थोड़ी देर बाद नर्स एक बच्चा लाती है, लेकिन दिव्या उसे गोद में लेते ही कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। सब हैरान हो जाते हैं। दिव्या जोर देकर कहती है कि उसने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाया था और उसकी याददाश्त इतनी तेज है कि वो अपने बच्चे को पहचान सकती है। हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड्स और वीडियो फुटेज देखकर दिव्या को गलत साबित कर देती है। वो कहती है कि ये पोस्टमार्टम साइकोसिस की वजह से हो सकता है जो डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं में आम होता है। लेकिन दिव्या अपने बच्चे के लिए पागल सी हो जाती है और बार बार कहती है मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आनंद को दिव्या की बातों पर भरोसा होता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी याददाश्त तेज है। वो तुरंत पुलिस को बुलाकर जांच शुरू करवाता है, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। एक पुलिस वाला सुझाव देता है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। आनंद अपने दोस्त वेंकट की मदद से उस बच्चे के बालों से डीएनए टेस्ट करवाता है जो उनके पास है। टेस्ट से साबित हो जाता है कि वो बच्चा उनका नहीं है। ये खबर आनंद को तोड़ देती है और वो सोचने लगता है कि उसका बच्चा कहाँ होगा। वो पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है कि हॉस्पिटल से उसका बच्चा गायब हो गया है। ये केस सब इंस्पेक्टर चित्रस्वामी को मिलता है जो 3 हफ्ते में रिटायर होने वाले होते हैं। पहले तो वो केस के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बच्चे की खातिर वो जांच शुरू करता है। आनंद और चित्रस्वामी मिलकर बच्चे की तलाश शुरू करते हैं। चित्रस्वामी को एक सूत्र से पता चलता है कि ज्यादातर बच्चे बलि के लिए चुराए जाते हैं। ये सुनकर आनंद डर जाता है। वो पिछले 10 दिनों में गायब हुए बच्चों की लिस्ट लेता है ताकि जो बच्चा उनके पास है उसे उसके असली माता पिता के पास पहुंचाया जा सके। रिकॉर्ड देने वाला बताता है कि पिछले साल कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें नवजात बच्चों खासकर लड़कों की बलि दे दी गई है। ये सुनकर आनंद टूट जाता है और उसे लगता है कि उसके बेटे को भी कुछ ना हो गया हो। तभी चित्रस्वामी के मुखबिर का कॉल आता है कि कुछ लोग आज रात एक बच्चे की बलि देने वाले हैं। चित्रस्वामी और आनंद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक गुप्त अनुष्ठान में बच्चे की बलि हो रही होती है। आनंद उन लोगों को पकड़कर मारता है और चित्रस्वामी बच्चे को बचा लेता है। लेकिन जब वे उस बच्चे को दिव्या को दिखाते हैं तो वो तुरंत कहती है ये मेरा बच्चा नहीं है। आनंद हर जगह अपने बच्चे की तलाश जारी रखता है। इस दौरान उसे कई बच्चे मिलते हैं जिन्हें वो पुलिस को सौंप देता है ताकि उनके माता पिता तक पहुंचाया जा सके। वो हॉस्पिटल पर भी केस करता है, जिसके बाद जज जांच का आदेश देते हैं। जज चित्रस्वामी से कहते हैं कि जो बच्चा दिव्या के पास है उसके माता पिता को ढूंढकर बच्चा लौटाया जाए। दिव्या भारी मन से इस बात के लिए राजी हो जाती है। चित्रस्वामी हॉस्पिटल के हेड और कर्मचारियों से पूछताछ करता है। पता चलता है कि बच्चा सुबह 8 बजे पैदा हुआ था और 8:30 बजे आनंद को दिखाया गया, लेकिन इंक्यूबेटर के दौरान बच्चा बदल दिया गया। चित्रस्वामी बड़े बड़े गुंडों से मिलता है और गजब से बच्चों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन वे बड़े बच्चे हैं, जबकि आनंद को तो अपने नवजात बच्चे की तलाश होती है। जब आनंद और चित्रस्वामी हॉस्पिटल में दोबारा जांच करने जाते हैं तो वो बूढ़ी औरत आनंद के पास आकर बैठती है और पीने के लिए पानी मांगती है। जब वो जा रही होती है तो आनंद उसका एक थैला उठाकर उसे देता है। आनंद को एहसास होता है कि थैला में तो सिर्फ मिक्सचर ही है, तो इतना भारी कैसे है, लेकिन उसके थैले में एक बच्चे का हाथ दिखता है। ये देखकर आनंद समझ जाता है कि वो बच्चा चुराकर भाग रही है,
वो उसका पीछा शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चित्रा स्वामी को पता चलता है कि एक नर्स जल्द ही दुबई की नौकरी के लिए जा रही है। वो पूछताछ के लिए उसके घर जाता है। इधर आनंद उस बुरी औरत का पीछा करता है और देखता है कि एक आदमी उस बच्चे वाला झोला लेकर जा रहा है। आनंद उसका पीछा करता है और चित्रा स्वामी को अपनी लोकेशन भेज देता है। चित्रा स्वामी कुछ कांस्टेबल के साथ वहां पहुंचता है। आनंद देखता है कि ये एक पूरी बच्चा चोरी का गैंग है। वो सही समय पर बच्चा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग उसे घेर लेती है। आनंद और चित्रा स्वामी मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। आनंद कहता है कि बच्चा उस आदमी को दो जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। तभी मूर्ति कार में आता है। वो आदमी मूर्ति को बच्चा देने जा रहा होता है, तभी अचानक से वो बच्चा को फेंक देता है और मूर्ति को कहता है कि आप यहाँ से भाग जाइए। तभी आनंद वहाँ का मेन गेट बंद कर देता है और उसे रोक लेता है। चित्रा स्वामी ने सभी गुनहगारों को अलग अलग कमरों में रखा होता है। वो मूर्ति को टॉर्चर करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इधर चित्रा स्वामी को पता चल जाता है कि उस नर्स की एक जुड़वा बहन होती है। दोस्तों, ये नर्स वही होती है जो दुबई जाने वाली होती है नौकरी के लिए, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है कि उसे कोई जुड़वा बहन भी है। डर के मारे नर्स सब सच उगल देती है कि मूर्ति ने उसे दुबई में नौकरी का लालच देकर बच्चा बदलने को कहा था। इधर दूसरी ओर बूढ़ी औरत भी पकड़ी जाती है। पहले तो वो चुप रहती है, लेकिन फिर बताती है कि वो हॉस्पिटल में बच्चा चुराने नहीं बल्कि दूसरा बच्चा देने आई। ये सुनकर आनंद हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि उसने बच्चा कहाँ से लिया था। तब वो बूढ़ी औरत उस कपल का नाम बताती है जिसने उसने बच्चा लिया था। आनंद ये बात दिव्या को बताता है और दिव्या भारी मन से उस बच्चे को उसके असली माता पिता को लौटा देती है। वो कपल अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को खोने का दर्द दिव्या को और तोड़ देता है। वो हर समय अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है, जिसे देखकर आनंद और भी दुखी हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। चित्रा स्वामी मूर्ति के सामने सारी सच्चाई खोलकर रख देते हैं। तब मूर्ति बताता है कि वो 4 साल पहले इस बच्चा चोरी के धंधे में शामिल हुआ था। उसे राजेंद्रन ने इस गैंग में भर्ती किया था, जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। आनंद राजेंद्रन का पता लगाकर उसके पास जाने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन उससे पहले कुछ लोग राजेंद्रन पर हमला कर उसे मार देते हैं। आनंद उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। राजेंद्रन के अंतिम संस्कार में वज्रराजन आता है। हमें पता चलता है कि राजेंद्रन वही एम्बुलेंस ड्राइवर था जिसने 2014 में वज्रराजन की मदद की थी। उधर चित्रा स्वामी को गजा का कॉल आता है, जो आनंद को मारकर बंदी बनाए हुए है। चित्रा स्वामी उसे छुड़ाने जाता है। वहाँ आनंद को एक आदमी के हाथ पर वही टैटू दिखता है जिसने राजेंद्रन को मारा था। आनंद गजा से पूछता है कि उसने राजेंद्रन को क्यों मरवाया, लेकिन जवाब न मिलने पर वो गजा और उसके लोगों से वो भिड़ जाता है। कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है। 2014 में जब वज्रराजन ने उस हादसे के बच्चे को जिस आदमी को दिया था, तो वो खुशी में वज्रराजन को सोना दे देता है। पहले तो वो इसके लिए मना करता है, फिर भी वो सोना छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद वज्रराजन और राजेंद्र दोनों आधा आधा उस सोने को बांट लेते हैं। कुछ दिन बाद वो आदमी अपने दोस्त के साथ आता है और 5 लाख में बच्चा मांगने की मांग करता है। तब वज्रराजन एक गरीब औरत को पैसे देकर उसका बच्चा खरीद लेता है और उसे दे देता है। तब उस परिवार ने वज्रराजन को भगवान की तरह पूजा और वज्रराजन को इस काम से बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद से ही वज्रराजन के मन में लालच आ गया। फिर दोनों ने मिलकर एक बच्चा चोरी का संगठन बनाया। वज्रराजन गरीब परिवारों के बच्चों को चुराकर अमीर लोगों को बेचता था। उसने एक क्लाउड कंसल्टेंसी कंपनी खोली, जिसके जरिए वो कई हॉस्पिटल का डाटा हासिल कर लेता था। वो उन गरीब परिवारों पर नजर रखता था जिनके बच्चे पैदा होने वाले होते थे और उनके बच्चों को चुराकर अमीर लोगों को बेच देता था। इस धंधे से उसने करोड़ों रुपए कमाए, क्योंकि अमीर लोग बच्चों के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे। इधर राजेंद्रन ने अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोल ली और वज्रराजन ने अपनी कंपनी के जरिए हॉस्पिटल का डाटा हासिल करना शुरू कर लिया। एक दिन एक NRI परिवार ने वज्रराजन से कांटेक्ट किया और कहा कि उन्हें केवल वृषभ राशि में पैदा हुआ बच्चा चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे भविष्य में बहुत नाम कमाते हैं। इसके बदले वे 2 करोड़ रुपए देने को तैयार थे। वज्रराजन ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स की जांच की और 3 प्रेग्नेंट लेडीज की लिस्ट बनाई, जिसमें से एक दिव्या थी। उसने पंडित से कुंडली बनवाकर कंफर्म किया कि दिव्या का बच्चा वृषभ राशि में पैदा होगा, जो NRI परिवार की मांग से मेल खाता था। वज्रराजन ने एक प्लान बनाया कि वो दिव्या के बच्चे को इनक्यूबेटर के दौरान बदल देगा, ताकि किसी को शक न हो। उसने नर्स को पैसे देकर ये काम करवाया था, लेकिन दिव्या का तेज दिमाग ने उसकी प्लान की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि उसने अपने बच्चे को तुरंत पहचान लिया था। वज्रराजन को पता चल गया था कि पुलिस इस केस की जांच कर रही है।
उसने अपनी सेफ्टी के लिए गजा को हायर किया और राजेंद्र को मरवा दिया ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। प्रेजेंट समय में वज्रराजन को उस एनआरआई परिवार का कॉल आता है जो एक और बच्चा की मांग करता है। वे कहते हैं कि उनके दोस्त को भी एक ऐसा ही बच्चा चाहिए और वो इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। वज्रराजन उन्हें अगले दिन एक मंदिर में मिलने के लिए बुलाता है। उधर दिव्या भी उसी मंदिर में आई होती है। दिव्या उस कपल के साथ प्रार्थना करने आई होती है जिन्हें उसने उनका बच्चा लौटाया था। मंदिर में एनआरआई परिवार अपने बच्चे के साथ दर्शन के लिए आते हैं। दिव्या की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और उसे वो जाना पहचाना लगता है। जब बच्चा रोने लगता है तो दिव्या उसे चुप कराने के लिए गोद में लेती है। तभी वज्रराजन वहाँ आ जाता है और दिव्या को देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये बच्चा दिव्या का ही है। वो जल्दी से उस परिवार को बच्चा लेकर चलने को कहता है। इसी बीच चित्रा स्वामी ने आनंद को बताया था कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड एक मंदिर में आने वाला है और ये मंदिर वही होता है जहाँ दिव्या पहले से ही आई हुई होती है। आनंद के पास वज्रराजन की तस्वीर है जिससे वो उसे देखकर तुरंत पहचान लेगा और आनंद अब मंदिर पहुंच जाता है। दिव्या को अचानक एहसास होता है कि ये उसका बच्चा है। तभी दिव्या की नजर आनंद पर पड़ती है और वो आनंद को सब कुछ बता देती है। तब आनंद भागकर उस एनआरआई परिवार को रोकता है और अपना बच्चा छीन लेता है, लेकिन वज्रराजन के गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। आनंद पहले वज्रराजन के गुंडों को मारता है, फिर वज्रराजन पर हमला करता है। तभी अचानक राजेंद्रन का बेटा वहां आता है और वज्रराजन को मार डालता है क्योंकि वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। वज्रराजन की मौत के साथ ये बच्चा चोरी का गैंग पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आनंद और दिव्या को उनका बच्चा वापस मिल जाता है। वे अपने बेटे को गले लगाकर खुशी से रो पड़ती है और उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों, इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच एंड पॉइंट।